पिछले कुछ समय से भारतीय फार्मा कंपनियां सुर्खियों में हैं, लेकिन वजह ज्यादातर नेगेटिव रही है। कभी अमेरिकी ड्रग रेगुलेटर की तरफ से मिल रही चेतावनी, तो कभी दवाओं के इंपोर्ट पर रोक जैसी वजहों से भारतीय दवा कंपनियों की इंटरनेशनल रेपुटेशन को चोट पहुंची है। रैनबैक्सी, वॉकहार्ट और फ्रेसिलियस काबी जैसी दिग्गज कंपनियों को किसी न किसी वजह से विदेशी ड्रग रेगुलेटर के निशाने पर आ चुकी हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि भारतीय ड्रग रेगुलेटर की तरफ से इन कंपनियों पर किसी तरह की कोई कार्यवाही होने के संकेत भी नहीं मिल रहे। दूसरी ओर देश की दवा कंपनियों के प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी विदेशी कंपनियों को बेचकर इस सेक्टर से निकल रहे हैं। वहीं ज्यादातर कंपनियों का जोर नई दवाई विकसित करने के बजाय जेनेरिक वर्जन लॉन्च करने पर है। इन वजहों से सरकार भी चिंतित है और फार्मा सेक्टर में विदेशी निवेश के नियमों को बदलाव पर विचार हो रहा है। इन सारी हलचल के बीच क्या भारतीय फार्मा सेक्टर की सेहत लगातार बिगड़ रही है? क्या यहाँ की दवा कंपनियां अपना एक्सपोर्ट मार्केट खोती जा रही हैं? और क्या भारत में जीवन रक्षक दवाओं के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भरता बढ़ने का खतरा है? इन सवालों के साथ हम कर रहे हैं खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं मुग्धा मिश्रा। देश के फार्मा सेक्टर की सेहत पर इस चर्चा में हमारे खास मेहमान हैं इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस के सेक्रेटरी जनरल मिस्टर डीजी शाह और कनेक्शन सोशल रिस्पांसिबिलिटी सर्विसेज के मैनेजिंग पार्टनर केवल हांडा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मुझे यहाँ पर मिस्टर शाह आपसे पूछना है, जिस तरह के रेगुलेटरी एक्शंस हुए हैं यूएस एफडीए के थ्रू, बी इट वो वॉकहार्ट का हो या फिर फ्रेसिलियस काबी का हो, काफी सीरियस मुद्दे वहां पर उठाए गए हैं। क्या ये फार्मा सेक्टर, पर्टिकुलरली इंडियन फार्मा सेक्टर का एक कोई सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है? मुद्दा इस चीज को पूरे पर्सपेक्टिव में देखना जरूरी है और इसलिए मैं दो चीजें यहाँ पेश करना चाहूंगा आपके दर्शकों के लिए। 2010 से जून 2013 तो 3.5 साल के डेटा एनालाइज करते हुए दिखाई देता है कि 178 रिकॉल हुए थे यूएस एफडीए की ओर से। 178 रिकॉल में से सिर्फ 4 इंडियन कंपनियों के लिए था। दूसरी चीज ये मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कंसेंट डिक्री की बात कर रहे हैं रैनबैक्सी की, तो इससे तो कई बड़ी कंसेंट डिक्रीज 2010, 11, 12 में जीएसके, दैट इज ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, J&J, शेरिंग प्लाउ, इन सब कंपनियों ने 2 बिलियन 3 बिलियन डॉलर का ऐसे कंसेंट डिक्री हुआ है। तो ये कोई खास बात इंडियन कंपनियों के लिए नहीं है। ये जो हो रहा है इसकी वजह ये है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज इन द यूएसए have been constantly raising their standards upwards, and companies which are able to keep ahead of those regulatory standards, उनको ये प्रॉब्लम नहीं आई है। जो जहां भी चूक गए तो उनको ये प्रॉब्लम आती है। तो इससे ये तो बात नहीं है कि भारतीय दवाई कंपनियों की दवाई की सेफ्टी और क्वालिटी में कोई इश्यू है, लेकिन उनके कंप्लायंस में इश्यूज हुए हैं और इस इश्यूज की वजह से दवाई कंपनियां सीख रही है। दूसरी बात ये मैं बताना चाहूँगा कि यूएस के बाहर जितने फार्मास्यूटिकल प्लांट्स अप्रूव्ड हुए हैं उसमें से 60%, 60% भारत में है। तो आप चाइना, होल ऑफ यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया जो सब यूएस में सप्लाई करते हैं, कोरिया, थाईलैंड, ये सब के प्लांट के गिनती करो तो ये सब में से 60% आर इन इंडिया। ओके। और ये हिसाब से अगर इम्पोर्ट अलर्ट का स्टेटिस्टिक्स देखे तो भारत को सिर्फ 45 मिले हैं अभी तक जी। और आप कनाडा में देखिए 64, मेक्सिको 63, यूके 42, जापान 40, जर्मनी 35। तो ये साफ होता है व्हेन यू टेक इन ए प्रॉपर पर्सपेक्टिव कि इंडिया का जो प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ के मीडिया ने सिर्फ इंडिया का ही प्रोजेक्ट किया है और ग्लोबली क्या चीज़ हो रही है वो पर्सपेक्टिव में नहीं देखा है।
जी, इसलिए आप बिल्कुल यहाँ पर इंडियन फार्मा इंडस्ट्री की एक वकालत कर रहे हैं कि हम बाकियों से बेहतर हैं। लेकिन मिस्टर हांडा, मैं इस वक्त आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि जो क्वेश्चंस उठाए गए हैं यहाँ पर यूएस एफडीए की तरफ से, उसमें एक कॉमन थ्रेड जो निकल कर आ रहा है, जो मैंने देखा है, जितना भी पढ़ाई की है यहाँ पर यूएस एफडीए के जो अलर्ट्स आए हैं, काफी जगह डेटा जो प्रोवाइड किया जा रहा है उस पर सवाल उठा है कि शायद वो गलत डेटा है, उसकी रखवाली ठीक से नहीं होती है। क्या ये इंडियन फार्मा कंपनीज का एक लैक ऑफ प्रिसिजन का एक एटीट्यूड है जो यहाँ पर दिखाई देता है? पहली बात तो मैं डीजी साहब से सहमत हूं कि ये चेरी पिकिंग नहीं है कि इंडियन कंपनीज को टारगेट किया जा रहा है। लास्ट 2012 का अगर रिकॉर्ड देखें तो टॉप 10 कंपनीज में एक भी इंडियन कंपनी को फाइन नहीं किया गया। तो उस तरह से हमें ये पहले मान लेना चाहिए कि इंडियन कंपनीज को टारगेट किया जाए, ऐसा ये कोई बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो जनरल प्रोसीजर में आ रहा है। जैसे कि आपने अभी दूसरी बात कही है कि कंप्लायंस इंडियन कंपनी का अच्छा होता है कि नहीं, ये मैं आपसे बात से सहमत हूं कि एटीट्यूड का सवाल है। हम अगर इंडियन कंपनीज ने जो प्लांट्स बने हैं यूएस एफडीए के, जो सप्लाई करते हैं यूएस को या यूरोपियन यूनियन को, उस प्लांट में तो उनकी क्वालिटी चेक्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस काफी अच्छी होती है। बल्कि जो प्लांट्स इंडियन कंपनीज इंडियन सप्लाई करते हैं जेनेरिक्स, वहां पे कहीं ढील जरूर हो जाती है और यही एटीट्यूड स्लिप होता है। हालांकि आप देखिए वो कार्ड में जब वार्निंग दी गई थी तो करेक्शन कर लेना चाहिए था, या कि रनबैक्सी में देखिए कंप्लायंसेस होता है। ड्रग्स तो ऐसी चीज है कि आप अगर उसको हाथ में लो तो फिजिशियन भी बोल नहीं सकेगा कि सही है कि खराब है। और सिर्फ यही नहीं कहना होता है कि वो बायो इक्विवेलेंट है तो गुड प्रोडक्ट है, वैसा नहीं होता। अगर जीएमपी फॉलो नहीं की होती है तो यूएस एफडीए उस ड्रग को पेनलाइज कर लेते हैं। तो हमारा फॉलो करना जो जीएमपी है, जो प्लांट का डिजाइन है, मॉनिटरिंग है, प्रोसीजर्स ऑफ टेस्टिंग है, एयर हैंडलिंग है, ये सब चीजों को एक बार एफडीए अप्रूव कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि खत्म हो जाए। उसको कंटिन्यूसली एवरी मिनट एवरी सेकंड फॉलो करना चाहिए। इस तरफ का अगर एटीट्यूड हो तो मेरे ख्याल से इस तरह की कंप्लेंट्स नहीं होंगी। कंप्लायंस पर ही यहाँ पर यूएस एफडीए ने अब कुछ और कदम भी उठा लिए हैं, जहां पर उन्होंने कहा है कि 3 बैचेस का डेटा अब कंपनियों को प्रोवाइड करना होगा। मिस्टर शाह, आप आईपीए को रिप्रेजेंट करते हैं, काफी सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज आपके साथ हैं। कितना असर आप देखते हैं इसका आपकी वर्किंग कैपिटल पर पड़ सकता है? कितना असर इसका आपकी इस प्रोसेस पे पड़ सकता है कि ड्रग अप्रूवल्स मिले इंडियन फार्मा कंपनीज को? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि यूएस एफडीए कंटिन्यूसली कीप्स ऑन इम्प्रूविंग इट्स स्टैंडर्ड्स, तो वो हिसाब से अगर 3 बैच का कर दिया है तो इसकी थोड़ी सी असर तो जरूर होगी। लेकिन एक बात इससे साफ होती है कि जो कंपनीज के पास डीप पॉकेट है, क्योंकि इससे पहले उसका यूजर फीस का सवाल आया था और यूजर फीस के अंदर भी कंपनियों को काफी इन्वेस्टमेंट करना रहता है और उसका 3-3 साल तक वेट करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर 3 बैच का प्रोडक्शन किया तो मेडिसिन विच आर वेरी एक्सपेंसिव, पर्टिकुलरली द एपीआईज विच आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, उनका ये जरूर असर पड़ेगा। लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये इतना बड़ा इश्यू नहीं है कि 3 बैच का प्रोडक्शन रिकॉर्ड देना जरूरी है। मिस्टर हांडा, और एक क्लैरिफिकेशन जो आपने पहले मुद्दा रेज किया था कि डेटा इंटीग्रिटी का, अभी डेटा इंटीग्रिटी में जो चीजें बाहर आई है इस पर से मैं आपको बता रहा हूं कि अगर एक बैच का 5 दफे टेस्ट किया और 5 में से 2 टेस्ट रिकॉर्ड नहीं किए और सिर्फ 3 टेस्ट जो अच्छे रिजल्ट थे वो ही रिकॉर्ड किए, तो दिस इज कॉल्ड डेटा इंटीग्रिटी। यूएस एफडीए ये चाहता है कि भी आप 5 टेस्ट का रिजल्ट टेब्यूलेट करके हमें दिखाओ, आप सिलेक्टिवली अच्छे टेस्ट डेटा दिखाओ, वो सही नहीं है ना। ये सब चीजें लर्निंग और ट्रेनिंग की जरूरत से करेक्ट हो सकती है और इसी की कोशिश आईपीए कर रहा है कि किस तरह से यूएस एफडीए की रिक्वायरमेंट
जी। हर कंपनी अपनी ओर से पूरी कर सके। जी जी। मिस्टर हांडा, एक क्विक सवाल आपसे भी, आप भी यहाँ पर फाइजर को हेड कर चुके हैं, कितना कॉस्ट पर असर पड़ सकता है कंपनियों के? यहाँ पर मिस्टर शाह भी कह रहे हैं डीप पॉकेट जरूरी है, आपको क्या लगता है कितना कॉस्ट पर असर पड़ सकता है, कितना वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पर असर पड़ सकता है यूएस एफडीए के लेटेस्ट रेगुलेशन के बाद? यूएस जेनेरिक जो प्राइसेस हैं वो इंडिया के तुलने से फिर भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अगर वो जेनेरिक प्राइसेस में ये कॉस्ट मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा तो असर नहीं करेगा कि इसको हम लोग यूएन क्राई करें। पर अगर यही सिस्टम, अगर मैं एक दूसरी तरफ डिस्कशन लेना चाहता हूँ कि यही सिस्टम यूएस एफडीए का, जीएमपी का, चेकिंग का, डेटा मेंटेनेंस का इंडिया में किया जाए तो मेरे ख्याल से 70 to 80% ऑफ जेनेरिक कंपनीज तो कर नहीं सकेंगी। ऑलराइट मिस्टर हांडा और मिस्टर शाह बने रहिए हमारे साथ, वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। यूएस एफडीए तो अपनी कंप्लायंस के लिए लगातार यहाँ पर स्टेप्स और बढ़ाता जा रहा है, लेकिन भारतीय सरकार क्या कर रही है, भारतीय रेगुलेटर्स क्या कर रहे हैं, क्या हम और आप जो दवा खा रहे हैं वो सुरक्षित है? समझेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और हम लेकर आए हैं आपके लिए इंडियन फार्मा इंडस्ट्री पर एक खास पेशकश। हमारे साथ इस वक्त मिस्टर डीजी शाह और मिस्टर केवल हांडा हैं। मिस्टर हांडा, आपसे ये सवाल यहाँ पर वापस शुरू करना चाहेंगे। यूएस एफडीए तो अपने रेगुलेशंस के लिए रिक्वायरमेंट्स बढ़ाता जा रहा है, लेकिन भारतीय जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, कल भी हमने सुना यहाँ पर बायोकॉन के एमडी मिस किरण मजूमदार शॉ ने कहा कि इंडियन रेगुलेशंस अगर बेहतर नहीं होंगे तो शायद इंडियन फार्मा इंडस्ट्री जो 8-9% की ग्रोथ दिखा रही है वो पीछे रह जाए। आपको क्या लगता है कहां पर रैंक करते हैं आप इंडियन रेगुलेटर्स को? यूएस में जो यूएस एफडीए प्लांट्स होते हैं उनका 97% ऑडिट होता है हर 2 साल में। इंडिया में मेरे ख्याल से ये तरह का सिस्टम ही नहीं है कि प्लांट ऑडिट किया जाए। दूसरी बात है, जब पहले प्रोडक्ट को, जेनेरिक प्रोडक्ट्स को अप्रूवल देते हैं, द एंटायर सिस्टम ऑफ अप्रूवल बड़ा वीक अप्रूवल है। आप देखिए कि ये प्रोडक्ट अगर 4 साल ऑलरेडी मार्केट में है तो कोई भी ये प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता है बायो इक्विवेलेंट दिखा के। एक होना चाहिए कि जो जेनेरिक है वो इन ऑल मैटर्स, माने कि हर तरह से एक ओरिजिनल प्रोडक्ट की तरह होना चाहिए। अगर वो ओरिजिनल प्रोडक्ट की तरह नहीं है तो उसका सेफ्टी और एफिकेसी पे सीधा पड़ता है असर। तो उसके लिए हमको लॉ इस तरह से बनाना चाहिए कि हमारा अप्रूवल प्रोसेस इतना टाइट होना चाहिए कि जितना भी जो जेनेरिक अप्रूव होता है वो एक ओरिजिनल प्रोडक्ट के ही तरह से अप्रूव होना चाहिए। एक पहली बात। दूसरा, हमारा कॉम्बिनेशंस है। एक कॉम्बिनेशंस जो प्रोडक्ट किए जाते हैं कि 2 मॉलिक्यूल्स को एक साथ मिला के 50% ऑफ द मार्केट कॉम्बिनेशन है, इसका अप्रूवल प्रोसीजर भी काफी टाइट होना चाहिए। वरना हम क्या ले रहे हैं दवाई, कौन सी कॉम्बिनेशन क्या इफेक्ट कर रहा है, ये बड़ा मुश्किल है कहना। तो मेरे हिसाब से हमको अगर ग्लोबल का एक जो कहते हैं ग्रैनरी ऑफ मेडिसिन बनना है, ग्लोबल सप्लायर बनना है, तो सबसे पहले हमें अपना घर का इन हाउस ठीक करना चाहिए। और दूसरी बात है कि हम अपने ही पेशेंट्स को, अपने ही पॉपुलेशन को इतनी पुअरली क्यों ट्रीट करते हैं। हम चाहते हैं कि यूएस एफडीए के लिए हम अच्छी क्वालिटी का मेडिसिन बनाए, पर हमारे ही पेशेंट के लिए हम चलता है क्वालिटी बनाए, ऐसा तरह से ये जो एटीट्यूड है जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप यहाँ पर जितनी भी कंपनियों के खिलाफ अलर्ट्स जारी हुए हैं उनके जवाब देखें तो ज्यादातर यही निकल कर आता है कि वो यूएस मार्केट्स के लिए नहीं है। मिस्टर शाह, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या इंडियन फार्मा इंडस्ट्री यूएस एफडीए के लिए या यूएस मार्केट के लिए, यूरोपियन मार्केट के लिए अलग स्टैंडर्ड रख रही है और भारतीय कंपनियों के लिए अलग, भारतीय बाजार के लिए अलग स्टैंडर्ड रख रही है? और अगर ऐसा है तो आपको जो रेगुलेटर से आप बात कर रहे हैं उसमें आप क्या पॉइंट्स रख रहे हैं, किस तरह का कॉन्वर्सेशन चल रहा है आपके और रेगुलेटर्स के बीच में, जहां पर भारतीय मार्केट ये समझ सके कि जो इंडियन फार्मा कंपनीज उनको दवाइयां दे रहे हैं वो खराब नहीं है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि 5 साल से इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस ये कोशिश कर रही है सरकार के साथ कि अपना रेगुलेटरी रेजिम, जो नेशनल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उनको आप ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे ले आइए। क्योंकि आज सबसे ड्रॉबैक जो भारतीय दवा उद्योग का है वो ये है कि उनका रेगुलेटरी रेजिम
वेरी वीक, और इसकी वजह से हमें दुनिया में थोड़ा सा हैंडीकैप रहता है। इसके लिए अगर आपको याद है तो सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी बिल 3-4 साल पहले लाए थे, आज भी पार्लियामेंट में ऐसे ही पड़ा है। न कोई उसकी ओनरशिप लेता है, न उसको जारी करने के लिए कोशिश कर रहा है। जी मिस्टर शाह, आपसे एक सवाल यहाँ पर ये पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कितनी बार इंडियन रेगुलेटर्स आपके प्लांट्स को देखते हैं, प्लांट्स पर जाते हैं, देखते हैं कि किस तरह का काम हो रहा है, या फिर कितनी बार दवाइयों की टेस्टिंग होती है? क्या आप खुद एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया सेटिस्फाइड हैं इस प्रोसेस से? जहाँ तक आप बड़ी कंपनियां की जिसके स्टैंडर्ड्स ग्लोबल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, मैं सिर्फ यूएसएफडीए की बात नहीं कर रहा हूँ, जो यूरोप के है, जो ऑस्ट्रेलिया के है, जो ब्राज़ील में सप्लाई कर रहे हैं, इनके प्लांट की कोई भी दवाइयाँ लेने में मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं है। लेकिन जो प्लांट ऐसे है कि जहाँ कहीं कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया के काबिल नहीं है, उनकी दवाइयाँ लेने में जरूर दिक्कत रहती है, क्योंकि उनका मिस्टर शाह, आप ये कह रहे हैं कि इंडियन रेगुलेटर का अगर किसी ने बाहर से रेगुलेटरी अप्रूवल लिया हुआ है तो शायद आप उसकी दवा खा सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ भारतीय बाजार में काम करते हैं तो शायद वो दवा खाने लायक है कि नहीं, ये भगवान ही जानता है। लेकिन एक और बहुत अहम एस्पेक्ट है इंडियन फार्मा इंडस्ट्री का, और वो है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। पिछले कई दिनों में लगातार FIPB के पास अप्रूवल्स के लिए ये मांग जा रही है कि ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स को बेच दिया जाए। R&D पर स्पेंड कम हो गया है फार्मा इंडस्ट्री का। इस एस्पेक्ट पर भी चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आपका स्वागत है CNBC आवाज पर। हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय फार्मा सेक्टर की सेहत पर, और इसमें हमारे साथ खास मेहमान हैं इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस के सेक्रेटरी जनरल DG शाह और कनेक्शन सोशल रिस्पांसिबिलिटी सर्विसेज के मैनेजिंग पार्टनर केवल हांडा। मिस्टर हांडा, पिछले कई दिनों में ये एक ट्रेंड क्लियरली निकल कर आया है कि FIPB के पास काफी सारे प्रोजेक्ट्स अप्रूवल के लिए हैं कि इंडियन प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेचकर किसी और बिजनेस में जाना चाह रहे हैं। R&D पर स्पेंड कम हुआ है, और अब सरकार इस बात से चिंतित होने लग गई है कि क्या जो 100% FDI फार्मा सेक्टर में अलाउड है वो कहीं वापस इंडिया के लिए ही मुश्किल ना बन जाए, क्योंकि सारी ही जो प्रोजेक्ट्स हैं, सारे ही जो R&D एक्टिविटी है वो शायद बाहर की कंपनियों के पास हो। क्या आपको लगता है ऐसा एक ट्रेंड है, और क्या इंडिया के लिए ये एक चिंता का विषय बन सकता है आगे? जहां तक R&D का सवाल है, ज्यादातर इंडियन R&D होती है फॉर्मुलेशन पे, और R&D का जो स्पेंड है कि इंडिया में होता है वो काफी कम है। तो इस हिसाब से R&D बेस इंडिया में इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो ये कहना कि हम R&D मॉलिक्यूल बेस बड़ा स्ट्रांग है, ये गलत बात है। दूसरी बात ये है कि जबकि फॉरेन कंपटीशन आता है इंडिया में, अब की R&D से तो आता है तो उसको वेलकम तो करना ही चाहिए। तो एक तो जो एरिया है कि हमारी कैपेबिलिटी उसको बढ़ाएगा, तो मेरे ख्याल से उसका ऑब्जेक्शन तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए कि कोई इन्वेस्टमेंट अगर R&D के लिए आता है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट एक इंटीग्रेटेड आता है कि जिसमें थोड़ा सा ब्राउन फील्ड भी होता है और ग्रीन फील्ड भी होता है, तो उसको भी ऑब्जेक्शन लेने की कोई ऐसे मेरे ख्याल से कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये भी एक लोकल कंपनीज को अपने आप कंपटीशन के आने से वो अपना ही सिस्टम इंप्रूव करेंगे, अपना इन्वेस्टमेंट भी इंप्रूव करेंगे। तो इस तरह से रिस्ट्रिक्शन डालने से क्या होगा कि जो लोकल कंपनीज हैं वो और ही क्लोज होती जाएंगी और न्यू प्रोडक्ट्स आएंगे नहीं उनके पास, तो इंडियन पेशेंट्स वुड बी द सफरर एट द एंड। तो मेरे ख्याल से इसकी चिंता की बात नहीं है, पर हमको इंडियन कंपनीज को ये सोचना है कि किस तरह से वो अपना सिस्टम मोर रोबस्ट करें। और जैसे DG शाह ने कहा कि रेगुलेटर्स को ये समझना है कि इंडियन सिस्टम रेगुलेशन कैसे इतना टाइट करे कि ये ग्लोबल स्टैंडर्ड हो, ताकि इंडियन कंपनीज ग्लोबली कॉम्पीट कर सके और R&D इन्वेस्टमेंट भी कर सके। मिस्टर शाह, क्या इंडियन कंपनीज जेनेरिक्स पे ज्यादा फोकस करती हैं, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, न्यू मॉलिक्यूल डेवलपमेंट पर फोकस कम रहता है? देखिए, अगर आप R&D इन्वेस्टमेंट देखिए तो सारी इंडस्ट्रीज एक बाजू रखिए, ऑटोमोबाइल, IT सब,
और दूसरे पल्ले में भारतीय दवा उद्योग रखिए। तो भारतीय दवा उद्योग का R&D के लिए निवेश जो इन्वेस्टमेंट होता है is more than all other industries put together. Average for the whole industry is roughly about 4 to 5%. But if I take the IPL companies which are predominantly engaged in research, our average 8 से 10% है, which is comparable to the global generic companies. But Mr. Shah, ये भी तो सवाल है कि ये जो R&D स्पेंड हो रहा है, क्या ये री इंजीनियरिंग पे स्पेंड हो रहा है, जहां पर आप वापस से एक जेनरिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर नए प्रोडक्ट को, नई लाइफ सेविंग ड्रग्स को ढूंढने की कोशिश हो रही है? मैं यही जवाब देने के लिए कोशिश कर रहा था कि 2000 से भारतीय दवा उद्योग ने ओरिजिनल रिसर्च में इन्वेस्टमेंट शुरू किया, और 12 साल कोई इतना लंबा समय नहीं है कि जहां आप ये इवेल्युएट कर सके। फिर भी ये 12 साल के अंदर 3 नए मॉलिक्यूल आ चुके हैं जो यहाँ से डेवलप हुए हैं ओरिजिनल रिसर्च वाले, और ये 2 साल के अंदर ये तीनों मॉलिक्यूल लॉन्च हुए हैं। अभी ये सही है कि इतना ये बहुत कम है, लेकिन दवा उद्योग में ये ज़रूरी है कि 10 से 12 साल एक मॉलिक्यूल लाने में होते हैं। तो हम तो अभी वी आर द बिगिनर्स, तो थोड़ा और टाइम देना ज़रूरी है। लेकिन अगर निवेश की बात करें तो 40-fold increase in last 15 years has taken place in R&D. So that entire investment is not necessarily only in the generic medicines, but also for the original research. And that is why, besides 3 molecules which are commercialized, आज तक 8 से 10 मॉलिक्यूल ऐसे थे कि जो भारतीय कंपनियों ने आउट लाइसेंस कर दिए थे फॉर डेवलपमेंट ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स। तो ये कोशिश चालू है भारतीय दवा उद्योग की। जी मिस्टर शाह और मिस्टर हांडा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालकर अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए। हमारे पास वक्त खत्म हो चुका है, तो यहाँ पर दोनों ही पार्टिसिपेंट मान रहे हैं कि इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो इंडियन फार्मा इंडस्ट्री की ग्रोथ की ही सबसे बड़ी जरूरत है। बाहर के लोग आकर आपके कंपनीज को रेगुलेट करें, उससे ज्यादा बेटर ये होगा कि भारतीय कंपनियां को खुद भारत में ही बेटर रेगुलेशंस मिले और वो उसको फॉलो करके बेहतर ग्रोथ कर पाए। आप देखते रहिए CNBC आवाज। फिलहाल के लिए इतना ही।